जय हिंद प्रिय साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है अरविंद क्लासेस पर। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की मिट्टियों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अरविंद सर क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर जाकर हिस्ट्री और मोटिवेशनल और भी अधिक वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते भारत की मिट्टियाँ। ये है हमारी पृथ्वी, और अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो यह 3 भागों में बटी हुई है। इसका जो ऊपर का भाग है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं, और उसके जो दूसरा भाग है उसे आवरण, और जो हमारे केंद्रीय भाग हैं बाह्यभाग अंतःभाग। अगर हम इसके केंद्रीय भाग की बात करें तो इसमें ज्वाला का भंडार है, और अगर आवरण की बात करें तो इसमें मेटल यानी खनिज उपस्थित हैं, और जो हमारी भूपर्पटी है इसमें हमारी जो मिट्टियां हैं वो उपस्थित रहती हैं। अब अगर हम बात करें भारत की मिट्टियों के बारे में, तो हमारी जो भारत की मिट्टियां होती हैं उनमें लगभग जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल 5% होता है, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो लगभग 45%, और अन्य पदार्थ जैसे जल, वनस्पति और उनकी जो सड़न गलन होती है वो लगभग 50% होती है। तो ये रही हमारी भारत की मिट्टी, जिस प्रकार से हमारी भारत की मिट्टी का निर्माण होता है। तो चलिए हम अब भारत की मिट्टियों को देख लेते हैं कि हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा संस्थान के अनुसार भारत को 8 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं हमारी मिट्टियाँ। उससे पहले अगर हम बात करें हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो जिसका मुख्यालय है हमारा दिल्ली में, और अगर हम बात करें भारतीय मृदा संस्थान की तो इसका मुख्यालय भी है दिल्ली में। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए हम अपनी मिट्टियों यानी मृदाओं को देख लेते हैं जो इस प्रकार से हैं। चलिए अब हम अपनी सबसे पहली मिट्टी की बात कर लेते हैं जो है जड़ोल मिट्टी यानी एल्सवेल मिट्टी, जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। दूसरी मिट्टी है हमारी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉयल। तीसरी है लाल मिट्टी यानी रेड सॉयल, और चौथी है लैटेराइट मिट्टी यानी लैटेराइट सॉयल, और जो हमारी पांचवी मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी यानी डिजर्ट सॉयल, और छठवीं है पर्वतीय मिट्टी यानी माउंटेन सॉयल, और जो हमारी सातवीं मिट्टी है वो है एक्वेलियन और सॉयल, और हमारी जो सबसे लास्ट और आखिरी मिट्टी है वो है पीट या दलदली मिट्टी यानी टाइट सॉयल। हमारी जो प्रमुख रूप से मिट्टियां हैं वो 4 प्रकार से हैं। जो चौथी जो शुरू से लेके 4 नंबर तक दी गई हैं वो हमारी मुख्य रूप से मिट्टियां हैं जिनके बारे में हमें सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो हमारी लास्ट की मिट्टियां हैं उनसे अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मिट्टी बात करते हैं जो है जड़ोल मिट्टी। तो जड़ोल मिट्टी की बात कर लेते हैं। चलिए अब इस मिट्टी का क्षेत्रफल मैप पर देखते हैं। जैसा कि आपको मैप पर दिखाई दे रहा होगा, जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही हुई, ये जो एरिया है ये जड़ोल मिट्टी से ढका हुआ है, और कुछ क्षेत्र हमारा जो है किनारे पर भी यानी तटीय क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, जैसे कि ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा ये गंगा नदी का क्षेत्र है, यानी जो नदियों द्वारा बहाए गए लाए गए अवसाद हैं इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। जो इसका क्षेत्रफल है बात करें तो ये जो क्षेत्रफल है 40% है, और इसमें जो प्रचुरता है यानी चूना और पोटास की मात्रा इस मिट्टी में पाई जाती है। और अगर हम बात करें इससे बनने वाले प्रश्न की, तो इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि इन मिट्टियों में कौन से पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं, और मिट्टियों की कमी की देखते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस जो इस मिट्टी में कमी होती है। जो हमारा ह्यूमस है वो वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेषों के बनते हैं, तो इस प्रकार से ह्यूमस का निर्माण होता है। अगर हम भारत की मिट्टियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिकतर जो कमी पाई जाती है भारत की मिट्टियों में वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की ही होती है। तो अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस मिट्टी में कौन से पदार्थ की कमी है, तो आप बेझिझक होकर इन 3 जो भी आपको दिखाई दे इनमें से वो आप टिक कर सकते हैं।
अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी के विस्तार की, तो जो भारत का जो विशाल मैदान है उत्तर भारत का और तटवर्ती भाग है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसे सतलज नदी से यानी पंजाब से लेकर असम तक जो एरिया है यानी क्षेत्र है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। और तटवर्ती क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए अवयव हैं, उसके द्वारा जो इसके मुहाने पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो चलिए, और अगर हम इसकी घाटियों की बात करें तो जो हमारे नर्मदा और गोदावरी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इस मिट्टी का विकास देखा गया। तो इस प्रकार से हमारे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखा गया है। अगर हम बात करें इसके फसलों की, तो इस मिट्टी पर सबसे ज़्यादा फसलें उगती हैं, यानी यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, इस मिट्टी पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी के अधिक उपजाऊ होने का कारण है खादर, यानी जो खादर मिट्टी है, जो पर्वतों और पहाड़ियों से नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, वो एक जगह जमा हो जाता है। जो खादर है वो अधिक ही उपजाऊ होती है, जिसके कारण यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये थी हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब बात करते हैं हम अपने अगली मिट्टी यानी काली मिट्टी की। चलिए हम मैप पे इसका विस्तार देखते हैं। तो जैसा कि आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा, और जो हमारा ये मैप काली मिट्टी का क्षेत्रफल है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और केरल वाला जो क्षेत्र है, ये काली मिट्टी का क्षेत्रफल है। और जो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। जो हमारा जो एरिया दिख रहा है आपको काली मिट्टी का, उसे दक्कन ट्रैप या दक्कन एरिया का जो पठार, दक्कन पठार कहा जाता है। जो इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने और उसके बहाकर लाए गए लावा से उसके जमाव और उसकी जो राख होती है, उससे काली मिट्टी का हमारा जो है निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी को हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी टिटानिफेरस मैग्नेटाइट की लवणों की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। नाम थोड़ा टफ है, बट इसको याद कर लीजिए। जो टिटानिफेरस मैग्नेटाइट है, उसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। तो चलिए हम अगर इसकी प्रचुरता की बात करते हैं, जो इसमें खनिज पाए जाते हैं, इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास और चूना की अधिकता होती है। यानी ये जो आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये पदार्थ में इसकी उपस्थिति होती है, जिसके कारण यह अधिक देर तक पानी को सोखे रह सकती है। और इसकी जो कमी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, जैसा कि मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी में बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी सबसे कम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की ही उपस्थिति कम पाई जाती है मिट्टियों में। और इसमें बारीक कण के कारण सिकुड़न, जिससे दरारों का निर्माण होता है। इसके जो बारीक कण होते हैं, जिसमें इसमें दरारें आ जाती हैं, तो इसके कारण हमारा जो जल है वो अधिक देर तक इसमें सोखे रहती है। गीली होने पर फूल जाती है, यानी जो मिट्टी है इसमें पानी की उपस्थिति जैसी मिलावट होती है, यह अधिक फूल जाती है। और इसमें महीन कण के कारण जो जल है हमारा वो अधिक देर तक धारण करने की क्षमता होती है। यानी जो हमारा महीन कण होते हैं वो अधिक देर तक जल को यानी उस मिट्टी को गीला बनाए रखते हैं और उसमें नमी बनी रहती है, जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें कपास जैसी खेती की अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि कपास में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर हम काली मिट्टी के अन्य नामों की बात करें तो इसको कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और आप काली मिट्टी तो जानते ही हैं। अगर इसके विस्तार की बात करें तो जो इसका विस्तार महाराष्ट्र, मालवा पठार, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में, आदि प्रदेशों में भी इसकी मतलब विस्तार है जो वो देखा गया है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने लाल मिट्टी की। मैप पर लोकेट करके देखते हैं तो जो हमारा लाल मिट्टी है वो किस क्षेत्रफल पर कहाँ कहाँ फैली हुई है। जो हमारा असम यानी जो पूर्व वाला एरिया है वो काली लाल मिट्टी, और जो आपको यह क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो लाल मिट्टी का जो क्षेत्रफल है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, जो आर्कियन और धारवाण क्रम की चट्टानों होती हैं, चट्टानों के टूटने और विखंडन से इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? जो हमारा आर्कियन और धारवाण की जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि आपको लाल मिट्टी है तो इसका रंग भी लाल है। तो इसका लाल रंग होने का कारण क्या है? जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है, इसकी उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है।
किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगर हम इसकी प्रचुरता की बात करें तो इसमें लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम, पोटास की जिन जैसे पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। और इसमें कमी की बात करें तो फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस जैसा कि में हर मिट्टी में पाई जाती है। इसमें यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार और एमपी से लेकर उत्तर पूर्वी भारत आदि क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास यानी विस्तार पाया गया है। और लाल मिट्टी को ही हम पीली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि जब इस लाल मिट्टी में बारिश यानी पानी की नमी आ जाती है तो इसका कलर जो है पीला हो जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी को हम पीली मिट्टी भी कहते हैं। और अगर हम बात करें इसमें उगाई जाने वाली फसलों की तो इसमें मोटे अनाज जैसे गेहूं और चावल यानी और दालें जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। चलिए अब हम लाल मिट्टी के बाद बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की, यानी तीसरे नंबर, यानी जो हमारी लेटेराइट मिट्टी। चलिए लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो इस मैप में देखते हैं लोकेट करके कि हमारी लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्रफल जो है भारत में कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा कि आपको देखेंगे जो हमारा तटीय क्षेत्र जो दिखाई दे रहा होगा केरल का, वहाँ पर हमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और थोड़ा हमें पूर्वी भाग में भी लेटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। अगर इसमें निर्माण की बात करें तो भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण इसका निर्माण होता है। जब हमारी भारी वर्षा होती है तो उसके बहाव के कारण जो हमारा जो एरिया है, जो मिट्टी है वो लाई जाती है, उसके कारण जो है जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए हम अब बात करते हैं इस मिट्टी की प्रचुरता की। तो इस मिट्टी में एल्यूमिनियम और जिंक के कण पाए जाते हैं। और इसकी कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस है। और यह सूखने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर कॉफ़ी की तरह कोमल हो जाती है। जैसा कि आप इसके नाम से भी पता लगा सकते हैं, जैसे लेटर प्लस ईंट यानी लेटराइट के नाम से भी पता लगता है ये सूखने पर कठोर हो जाती है और गीली होने पर यह सॉफ्ट यानी कोमल हो जाती है। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं उत्पादन की। तो जो काजू, मोटे अनाज व मसाले जो इस पर मिट्टी पर उपाय यानी उगाए जा सकते हैं। जो काजू मोटे अनाज हैं जो इस मिट्टी पर अधिकतर उपजाऊ होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। तो आप हम मैप पर लोकेट करके देखेंगे जो हमारी पर्वतीय मिट्टी है, जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है यानी उत्तर वाला जो एरिया है वो पर्वतीय मिट्टी से विस्तार पाया गया है। इसके अलावा सिक्किम और असम में भी जो पर्वतीय मिट्टी है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और जो हमारे पूर्वी घाट हैं वहाँ पर विंध्याचल जैसे मान ली पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर और विस्तार की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र जो हैं उत्तर पूर्वी भाग और पर्वतीय जो भारत के पहाड़ीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार पाया गया है। तो जैसा कि आपको मैप पर दिखाया गया है, पर्वतों के ढाल पर निर्मित होने के कारण यह पतली परत बनाती है। जो जैसे ही मान लिया आप चलिए पर्वतों से जो बहाकर मिट्टी लाई गई है वो पतली परत ही बनाएगी, क्योंकि वह पहाड़ों के ऊपर से बहकर आई है और इसका वहाँ पर निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण है अधिक वर्षा के क्षेत्रों में निक्षलता के कारण मिट्टी का अम्लीय जो क्षेत्र भाग है वो यहाँ पर जम जाता है। मान लीजिए यह हमारा कोई पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से जो वर्षा होती है तो जो ये क्षेत्र है यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहाकर नीचे आ जाएगी और वह निछालन होगी। जैसे मान लो यह निछालन की प्रक्रिया कहलाती है और वह अम्लीय स्थिति में जम जाती है। इसके आगे चाय की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है। आपने देखा होगा असम जैसे कश्मीर में भी आपने चाय की खेती देखी होगी तो वह ढलानों पर ही की जाती है। और अन्य फसलों को देखें जैसे कहवा, मसाला, फल आदि के लिए भी उपयुक्त होती है। चलिए अब बात करते हैं हम मरुस्थलीय मिट्टी की। तो जो हमारे मैप जो भारत का मैप है वहाँ पर लोकेट करके देखेंगे, ये जो आपको राजस्थान वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा वहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण है जो वो कम वर्षा के कारण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी पाई जाती है, रेत ही रेत। तो जो इसकी यहाँ पर बालू की अधिकता होती है
जैसा कि आपको देखा होगा, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो लोहा, जिंक, चूना। और इसमें जो कमी की बात करें तो नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं होता। और मिट्टी में कम उपजाऊ होती है, किंतु संचित क्षेत्र में उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। जो यहाँ की मिट्टी है यहाँ पर कम उपजाऊ होती है और फसल कम होती हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पर बालू ही बालू होती है, जिसके कारण यहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपको पता होगा जो हमारे राजस्थान का गंगानगर है, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण वहाँ पर फसलें अच्छी उगाई जाती हैं और वहाँ पर हरित क्रांति में भी विकास हुआ है, हरित क्षेत्र में भी विकास हुआ है। तो ये थी हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम अपने लवणीय मिट्टी की। तो ये जैसा कि आप भारत का नक्शा देख रहे होंगे, तो वहाँ पर इस मैप में हम लोकेट करके देखेंगे कि जो लवणीय मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। जो इसका निर्माण है जो सूक्ष्म अर्ध सूक्ष्म दोनों क्षेत्र की अधिक सिंचाई के कारण होता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है और वहाँ पर अधिक सिंचाई आप कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी लवणीय हो जाती है। वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होने के कारण, जैसे मान लीजिए ये जो आपका एरिया है, ये हमारा कोई क्षेत्र है, यहाँ पर आपने अधिक सिंचाई कर दी, जिससे केशवत्व क्रिया के द्वारा, जैसे मान लीजिए केशवत्व क्रिया है जो, जैसे आपने देखा होगा जो गांव में लालटेन होती है, मान लीजिए जो लालटेन डिबरी होती है, वो जिसमें उसमें तेल भरा होता है और उसमें एक ये बाती टाइप की जो कपड़ा होता है वो डला होता है, और इससे जो ऊपर तेल जाता है और यह जलती रहती है। उसी प्रकार यह केशवत्व क्रिया होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो जो केशवत्व क्रिया है, जिसमें इस क्षेत्र पर जो बारिश होती है, तो इसके जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो हैं वो उसके तत्व जो हैं बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण यह लवणीय हो जाती है। आपको समझ आया होगा। जो इसकी उर्वरकता है वो बढ़ाने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। हम अगर इसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसकी विस्तार की बात कर लेते हैं तो जो पश्चिमी गुजरात जो क्षेत्र है, पूर्वी तट वाला जो क्षेत्र है और डेल्टा के और पश्चिमी बंगाल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन अधिक हैं। तो यहाँ पर सिंचाई के द्वारा इस मिट्टी को सींचा जाता है, जिसके कारण इसके जो तत्व होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और यह लवणी हो जाती है। आपने सुना होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को देना और ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से कम उस चीज़ को उपयोग करना हानिकारक होता है। वैसे ही इस मिट्टी का भी कुछ इस प्रकार से हाल है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं पीट या जैव मिट्टी की। तो मैप पर देखते हैं लोकेट करके जो हमारी जैव व पीट मिट्टी है वो किस प्रकार से हमारे भारत में पाई जाती है। इसके निर्माण की बात करें तो यह भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के क्षेत्र में जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जिसके वायुमंडल में आर्द्रता यानी नमी होती है, उस वायुमंडल में पीट मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे इस मिट्टी को हम दलदली मिट्टी भी कहते हैं। चलिए इसकी विस्तार की बात करते हैं। तो यह निम्न मैदानों व डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। जो हमारे मैदान हैं यानी जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर यह डेल्टाई क्षेत्रों में भी इसकी मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इस मिट्टी की प्रचुरता की बात करें तो इस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है। जाहिर सी बात है कि यह मिट्टी दलदली होती है, इसलिए इसमें जीव जंतु की उपस्थिति भी होती होगी। अगर हम इसके बात करें तो मैंग्रोव का जो विकास बेहतर है, वो यहाँ पर उपजाऊ भी, मतलब जो यह मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ भी होती है, लेकिन इस पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी दिख रही हो तो अपनी कमेंट में सलाह भी दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो